नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के फिर से एक नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बात करेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख भाषाओं पर। जी हां, भारत की प्रमुख भाषाओं को समझते हुए उनके अर्थ परिभाषाओं के साथ में दोस्तों हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, विशेष रूप से प्राकृत, संस्कृत और पाली भाषा के बारे में पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है। इससे पहले 7 लेक्चर हम इसी सीरीज के अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप निरंतर रूप से उन सभी सेशनों को निशुल्क रूप से और विद नोट्स आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, सेकंड यूनिट हमारी अभी चल रही है आइडिया ऑफ भारत की सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, कला एवं संस्कृति पर, जिसके अंतर्गत भी सेकंड यूनिट के अंतर्गत दोस्तों हमारा ये पहला टॉपिक ही अभी चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट कंसेप्ट में हमने लिपि के विकास पर चर्चा की थी। और आज उसी क्रम में आज का सेशन हमारा हो रहा है भाषाओं के विकास पर, कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है और कौन कौन सी भाषाएं महत्वपूर्ण है, जिन पर हम पूरे विस्तार से डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपको आने वाले सेशन भी प्राप्त होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उन लोगों को बता दूं, हमारे द्वारा बीए के लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों पर पूरे विस्तार पूर्वक आपको सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करके आप आसानी से आपके अपने सब्जेक्टों के सभी लेक्चर आप आसानी से देख सकते हैं। प्रत्येक सेशन के प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में व्यवस्थित रूप से निरंतर रूप से जुड़ करके और आप हमारे मार्गदर्शन में आप पूरे 3 साल बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सेपरेटली बनाए गए हैं। फर्स्ट ईयर वालों के, सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जहां पर 5 लेक्चर पर डे आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों एक नए फॉर्मेट में मैंने आप लोगों के लिए सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें क्वेश्चनों को भी मैंने इंक्लूड यहां पर करना प्रारंभ कर दिया है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, पहले जो हमारे सेशन होते थे उसमें ये जो क्वेश्चन वाला जो स्लाइड है, ये क्वेश्चन वाली ये पट्टी नहीं हुआ करती थी, है ना। लेकिन अब से आपको प्रत्येक लेक्चर में हमारे में सभी ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपका कंसेप्ट स्टार्ट होगा, उससे पहले क्वेश्चन रख दिया जाएगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए या आपको यह समझ आ जाए कि जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रश्न क्या होगा, उसका क्वेश्चन किस प्रकृति का होगा, किस प्रकार का होगा, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते थे, टॉपिक का पता होने के बावजूद वो प्रश्न का अनुमान नहीं लगा पाते थे। इसी कारण से देखिए, पहला प्रश्न है यहां पर, भाषा से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख भाषाओं का वर्णन कीजिए। भारत की प्रमुख भाषाओं का वर्णन, अर्थात कि भारत की अगर हम संवैधानिक भाषाओं की बात करें तो दोस्तों कितनी है? 22 है। कितनी भाषाएं हैं? 22 है ना। तो भारत की संवैधानिक जिन भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है, ऐसी भारत में 22 भाषाएं हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में, जब संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ था, पहली बार लागू हुआ था, उस समय कितनी भाषाएं थी? ठीक है ना, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न ये होगा आपका कि संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात ये कि आपको जो देखिए, फर्स्ट प्रश्न में जो आपसे भाषा का अर्थ पूछा गया है, ये तो आपको बताना ही है। प्रमुख भाषाओं को का भी वर्णन करना होगा, और लास्ट में आपको 3 भाषाएं जो प्रमुख रूप से पूछी गई है उनकी भी चर्चा करनी है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब, आंसर आपको इस पूरे हमारे इस सेशन में मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों भाषा के अर्थ से। ठीक है ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो एकदम कॉमन होती है, हर कोई जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी हमें उसको लिखना कैसे है, लिखने का एक हमें सटीक क्रम नहीं मिल पाता, या कहीं ना कहीं हम अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की भाषा लिखने से क्या पता नंबरों की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों उस कंफ्यूजन को भी अब आप लोग समाप्त कर लीजिए। ऐसी कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से मैं आपको कंटेंट, जितने कंटेंट की आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आप
आपके व्यावहारिक समझ के दृष्टिकोण से आवश्यक होता है उतना कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं स्लाइड के माध्यम से, और पीडीएफ के रूप में आप लोगों को मैं रिवीजन के लिए देता हूं, ताकि आप ना तो आज हार माने और ना ही एग्जाम के टाइम पे हार माने। जिसने भी मेरे साथ में पढ़ाई की है वो अंतिम रूप से बेहतर नंबरों की प्राप्ति करे, ये सबसे प्रथम और अंतिम उद्देश्य मेरा यही होता है सेशन लेकर आने का। आइए शुरुआत करते हैं भाषा के अर्थ से। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, क्या मतलब हुआ? एकदम सामान्य सा अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। समझ रहे? भाषा एकदम आसान भाषा में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बोलकर, सुनकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरे लोगों के साथ में आदान प्रदान कर सकता है या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरे के भावों को हम स्वयं समझ सकें, वही भाषा होती है। क्लियर है? सार्थक अथवा सार्थक शब्दों का जो समूह होता है या संकेत होता है उसको हम भाषा कहते हैं। एक लाइन में अगर भाषा का अर्थ पूछा जाए आपसे तो आपके लिए यह लाइन सटीक होगी। ठीक है ना? सार्थक शब्दों का समूह या संकेत, ठीक है ना? सार्थक शब्दों का समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। दैट्स ऑल। इतने ही शब्द आपको इसके अर्थ वाली स्लाइड में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में विभिन्न भाषाओं की अगर बात करें तो मूल एवं प्राचीन भाषाओं की बात करें दोस्तों तो उनको हम आर्य भाषाएं कहते हैं। कौन सी? जो हमारी मूल भाषा है, जो भारत की मूल भाषा है, अर्थात कि भारत की अन्य भाषाओं का जन्म या वर्तमान की जो कई प्रकार की भाषाएं चल रही हैं उन सबका जन्म अगर कहीं से हुआ है तो वो मूल भाषा से हुआ है ना? तो मूल भाषा या सबसे प्राचीन भाषा अगर हम भारत की कहें तो वो आर्य भाषाएं थी। कौन सी? आर्य भाषाएं थी, है ना? क्योंकि आर्यों का संबंध कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है, तो इसीलिए आर्यों को हमने प्राचीन भारत से संबंधित पाया है। इसीलिए उन आर्यों के द्वारा अपनाई गई भाषा को हम आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और भाषाओं की दृष्टि से भारत की अगर बात करें ना तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध देश रहा है। भारत की कुछ भाषाएं इस प्रकार रही हैं, जैसे हिंदी आर्य भाषाओं की बात करें, हिंदी आर्य भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है ये वाली। इसमें 4 प्रकार की भाषा मैं यहां पर बताने वाला हूं, मतलब एक परिवार बताने वाला हूं, हिंदी आर्य परिवार की भाषाएं, है ना? तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? इन सभी भाषाओं को 10 से 15 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ये कैटेगरी याद हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में कैटेगरी पूछी जाती है कि मेवाड़ी भाषा किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, किस परिवार समूह की भाषा से बिलोंग करती है ना? पूछा जाएगा। हिंदी आर्य भाषा या जो बाकी की 3 कैटेगरी वो भी रख दी जाएंगे, आपसे पूछ ले जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखेंगे। हिंदी आर्य परिवार की भाषा कौन कौन सी है? पाली, प्राकृत, मारवाड़ी, मेवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब दी गई है। ठीक है ना? तो इन सब के नाम आप 15 से 20 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लीजिएगा। रटना नहीं है, पढ़ना है बस। बार बार पढ़ने से रटना नहीं हुआ, बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि ये भाषा जो है ना पक्का इस कैटेगरी की है, अर्थात इस परिवार की है। तो परिवारों में बांटना है, 4 परिवार देने वाला हूं, चारों परिवार के बच्चों के नाम आपको याद करना है यार। नाम याद कुछ नहीं करना है यार, बस आपको इतना दिमाग में सेव रखना है कि अगर हिंदी की बात आई तो आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदी किस परिवार से संबंधित है, किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी आर्य परिवार की भाषा है ना? या पंजाबी किस परिवार की भाषा है? हिंदी आर्य परिवार की। समझ पा रहे हैं ना? अगला जो परिवार है भाषाओं का परिवार, वो द्रविड़ भाषाओं का परिवार है। द्रविड़ भाषाओं का, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु और गोड़ी और कुड़ुक। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तमिल, तेलुगु, देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, इन भाषाओं तक तो कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को, आप आसानी से पता कर पाएंगे कि द्रविड़ भाषा है, क्योंकि द्रविड़ भाषा कहां पर बोली जाती है? दक्षिण भारत में। गोंडी और कुड़ुक, ये 2 भाषाएं आपको और ध्यान रखनी है। तीसरे परिवार की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाई, है ना, ऑस्ट्रो एशियाई। इसमें कौन कौन से? संताली, हो, मुंडारी और खासी, ये 4 प्रकार की भाषा अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट वाला जो परिवार है तिब्बती बर्मी भाषा है। तिब्बती बर्मी भाषा,
उत्तर पूर्व भारत में जो भाषा बोली जाती है, जैसे नेपाली भाषा, मणिपुरी, खासी, मिजो, आहोमार और नागा। तो इस तरह से ये 4 विशेष कैटेगरी की भाषाएं भारत में वर्तमान में प्रचलन में है ना। और इन्हीं चारों भाषा परिवारों में से ही भारतीय संविधान में दोस्तों 22 प्रकार की 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त भी है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं ऐसी है जो संविधान की स्थिति प्राप्त है। बाकी भी भाषाएं हैं लेकिन संवैधानिक स्थिति प्राप्त उनको नहीं हो पाई है, लेकिन भाषाएं अपने क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से चल रही है, अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की प्राप्ति में, दूसरे क्वेश्चन के उत्तर की प्राप्ति की ओर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो अब तक आपने ये तो देख लिया भाषा का अर्थ क्या होता है एकदम सिंपल शब्दों में। उसके बाद भारत में प्रचलन में भाषाओं को भी देख लिया आपने, 4 परिवार की भाषाएं, चारों परिवार की अलग अलग भाषाएं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सब भाषाओं को रटना, बस आप बार बार अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए जितनी भी आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है लिखने के लिए तो 4-5 भाषा पर्याप्त है कि इस परिवार से ये भाषा आदि बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो 4-5 भाषाएं प्रत्येक परिवार से याद कर लीजिए आप लोग। आइए संस्कृत की बात करते हैं। हमें विशेष रूप से 3 विशेष भाषाओं पर चर्चा करनी है। एक है संस्कृत, उनमें से एक है संस्कृत। दोस्तों संस्कृत की अगर बात करें तो पूरे विश्व में की अगर बात करें ना तो पूरे विश्व में जितने भी शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र है ना, धार्मिक जो ग्रंथ है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि धार्मिक या शास्त्रीय भाषा अगर पूरे विश्व की बात करें तो उसे हम संस्कृत भाषा ही जानते हैं या संस्कृत भाषा को ही मानते हैं। संस्कृत भाषा में संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार की हुई भाषा। क्या है? संस्कार की हुई भाषा। तो संस्कृत का अर्थ क्या हुआ? संस्कार की हुई भाषा, मतलब एक ऐसी भाषा जिसका विकास अपने आप नहीं हुआ है ना, या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, बल्कि ये एक सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ये एक शास्त्रीय, एक ग्रंथों वाली, एक वैदिक भाषा कही जाती है जो कि सबसे प्राचीन भाषाओं की कैटेगरी में आती है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत न केवल भारत की अपितु विश्व की एक प्रमुख शास्त्रीय भाषा है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है। संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बेसिकली मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिन शब्दों को आपको याद रखना है। संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे सब किस में लिखे गए थे? मैक्सिमम धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए थे, है ना। तो धार्मिक ग्रंथों के लिखे जाने के कारण संस्कृत को देव भाषा का नाम भी प्राप्त था। यह एक हिंदू आर्य भाषा परिवार की एक भाषा है, हिंदू आर्य भाषा कैटेगरी की, ठीक है ना। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली और इन भाषाओं की अगर हम बात करें तो इन सब भाषाओं का जन्म जो है संस्कृत भाषा से ही हुआ है। वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म की बात करें, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद है, स्मृति, पुराण आदि, इन सब का मूल रूप अगर देखेंगे आप लोग तो संस्कृत भाषा में ही मिलेगा, ठीक है ना। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा में ही मिलेगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई प्रॉब्लम? संस्कृत भाषा सिंपल से कुछ टर्म याद रखनी है। संस्कृत भाषा जो है संस्कार की हुई एक भाषा है जो कि एक शास्त्रीय भाषा है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक शास्त्रीय भाषा है ना। ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे देव भाषा या देववाणी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक हिंदू आर्य भाषा परिवार की एक भाषा है, या हिंदू आर्य भाषा की शाखा जो है उस शाखा की एक भाषा है, ठीक है ना। और इसमें वैदिक धर्म, मतलब कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। और आज भी हिंदू धर्म के सभी जितने भी यज्ञ और पूजा के कर्मकांड होते हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही होते हैं।
क्लियर है। तो संस्कृत का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ की हम बात करें तो वो ऋग्वेद है, जो संस्कृत में प्राप्त हुआ है, जो लगभग 250, 2500 ईसा पूर्व की रचना है। ईसा पूर्व की रचना है ना। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? 2023 साल, तो ये जो 2023 चल रहा है ना अभी, तो 2023 ये, और उसके और पीछे चले जाइए 2500 साल तक, है ना। ईसा पूर्व मतलब कि माइनस में जाना है हमको 2500 साल तक, तो 2500 साल वो और 2300 साल ये, इस प्रकार से लगभग 5000 साल पुरानी रचना है ऋग्वेद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में संस्कृत भाषा की कुछ विशेषताओं की दोस्तों बात करें। संस्कृत भाषा के इतिहास को आपने जान लिया। संस्कृत भाषा की विशेषताओं पर अगर बात करें तो संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा माना जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण इसको सर्वश्रेष्ठता प्राप्त है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी विद्वान एक मत है। केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वाले लोगों के नाम से नहीं हुआ है, बल्कि साहित्यिक रचना के कारण इसका नाम संस्कृत पड़ा है। वो संस्कार की हुई भाषा होने के कारण इसका नाम संस्कृत पड़ा हुआ है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी संस्कृत को संस्कृत बनाने मतलब संस्कारी बनाने के लिए कोई भाषाविद मतलब कि कोई साधारण विद्वानों के द्वारा इसका कार्य नहीं किया गया है। संस्कृत को संस्कारित करने का जो कार्य किया गया है वो किसी साधारण विद्वानों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि स्वयं महर्षि पाणिनि के द्वारा, महर्षि कात्यायन के द्वारा, योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पंतजलि के द्वारा इनका संस्कारित किया गया है। संस्कृत को संस्कारित किया गया है। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ, कुशलता के साथ योग की क्रियाओं को भाषा में समष्टवित किया, ठीक है ना। और यही संस्कृत भाषा का रहस्य भी है, क्योंकि योग शास्त्र की जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है वो संस्कृत में ही होती है। क्लियर है दोस्तों। तो बस मात्र संस्कृत भाषा में आप इतना लिख देंगे, आपका काम सटीक रूप से हो जाएगा। सफिशिएंट कंटेंट है, इससे बाहर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुस्तक में आपको बहुत ज्यादा विस्तार मिलता है, लेकिन इतने झमेले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब कंसीडर को बाहर कर दीजिए। जो आपको मस्तिष्क को चाहिए ना, वो डाइट आप मस्तिष्क को दीजिए। मतलब जितना जो क्वेश्चन है उसका सटीक आप दिमाग को दे दीजिए, बाकी उसका विस्तार कितना करना है वो अपने मस्तिष्क पर छोड़ दीजिए, वो स्वयं से कर लेगा, उसको आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे पाली की, पाली भाषा की। ओपन कर देता हूं, एक बार इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए आप लोगों के लिए। चलिए दोस्त पढ़ लिया। पाली भाषा नाम से तो सभी लोग परिचित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा, है ना, तीनों ही भाषाएं काफी प्राचीन भाषा रही है और भारत की प्रसिद्ध भाषा रही है। इसीलिए तीनों भाषाओं को थोड़ा सा विस्तार से पूछा गया है। कहीं ना कहीं वर्तमान में प्रचलित में जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका विकास कहीं ना कहीं इन सभी भाषाओं की ही देन है ना। पाली को अगर देखेंगे तो ये यूरोपीय पाश्चात्य भाषाओं से जुड़ी हुई एक भाषा है। देखिए, पाली प्राचीन भारत की एक हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। समझ गए? हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की, है ना, हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार, जिसमें हिंदू अर्थात की हिंद यूरोपीय मतलब हिंद भारतीयों के भाषा के पुट भी और यूरोपीय भाषाओं के पुट भी जिस भाषा में शामिल हमें प्राप्त हुए वो है पाली भाषा। तो पाली प्राचीन भारत की एक हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। पाली का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। इसे बौद्धिक त्रिपिटक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धिक त्रिपिटक,
बौद्धिक त्रिपिटक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। उत्तर भारत, प्राचीन समय में जो उत्तर भारत के लोग थे सब कहीं ना कहीं पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे। जो पूर्व में, देखिए क्षेत्र बताया गया है, पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान तक, पूर्व में बिहार से लेकर के पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान तक, वहीं उत्तर में नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक ये पाली भाषा बोली जाती थी। आज इन्हीं प्रदेशों में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पाली प्राचीन हिंदी है। क्या है? पाली प्राचीन हिंदी है, ठीक है ना। तो प्राचीन समय में जिस क्षेत्र में उस समय में जो पाली भाषा बोली जाती थी, आज उस प्रत्येक क्षेत्र में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। भारत की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से पाली उस मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा का एक रूप है जिसका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मध्य युग की बात कर रहे हैं कि भाषा की दृष्टि से पाली भाषा की अगर बात करें तो मध्य युग के भारत की आर्य भाषा का ये एक रूप रहा है, ठीक है ना। आर्य भाषा का ये एक रूप रहा है, ठीक है। तो भाषा की दृष्टि से पाली उस मध्य युग के भारत की आर्य भाषा का एक रूप रहा है जिसका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उससे पहले आदि युगीन भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि जो बड़े बड़े ग्रंथ रहे हैं उन सब में वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा के रूप में आप देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मध्य युग में जिस भाषा का अत्यधिक प्रचलन था वही पाली भाषा थी। और मध्य युग से पहले की अगर हम बात करें, आदि युग की या आदि युग के आर्यों की बात करें तो उस समय वेदों में, ब्राह्मणों में या उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे जो महाकाव्य रहे हैं उनमें वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, है ना। इसके बाद में ही पाली भाषा का प्रचलन तीव्र हुआ था। तो पाली भाषा का उद्भव की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध के लगभग 300 साल पहले से माना जाता है। गौतम बुद्ध के भी 300 साल पहले से पाली भाषा का विकास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 300 से 350 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि पाली भाषा का विकास 600 ईसा पूर्व का माना है ना। तो इसीलिए इसके प्रारंभिक साहित्य का पता नहीं लगा है। समझिएगा ध्यान से। पाली भाषा के अगर देखिए, पाली भाषा का विकास कब से माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। लेकिन यह माना जाता है कि इसके जो प्रारंभिक साहित्य रहा था 6ठी शताब्दी, जब इसका प्रारंभ हुआ था ना पाली भाषा का, तो उस समय के साहित्य का हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। क्यों नहीं चल पाया? कि चाहे कोई भी साहित्य हो या कोई भी भाषा हो, जब वो प्रारंभ होती है ना तो अचानक से एकदम लिखित रूप में नहीं आ जाती है, मौखिक रूप में रहती है, बल्कि वो, है ना, बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे उसका विकास होता है। फिर काफी लंबे समय के बाद में उसको लिखित रूप में लाया जाता है, तब कहीं जाकर के उसके साहित्य हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। उसके साहित्य कब प्राप्त होते हैं हमको? जब उसका लिखित रूप हमारे सामने आता है। इसीलिए कहा गया है कि पाली भाषा का जो प्रारंभिक साहित्य का शुरुआती दौर का जो साहित्य रहा था ना, उसका पता नहीं लग पाया है। प्रारंभ से लेकर लगभग 300 वर्षों तक पाली भाषा जन साधारण की भाषा बनी रही। मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 300 साल तक जो पाली भाषा का विकास हुआ था ना, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा ही बनी रही। लेकिन ये लिखित रूप में कब आई? महात्मा बुद्ध अपने द्वारा इसको लिखित रूप में विशेष रूप से लेकर के आए। अपने उपदेशों में उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया, ठीक है ना। किंतु जिस समय भगवान बुद्ध ने इसी भाषा में पाली भाषा में उपदेश देना प्रारंभ किया, तो ये थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। शिक्षित समुदाय भी जो है इस भाषा को अब अपनाने लगे, और शिक्षित समुदाय के द्वारा इस भाषा को अपनाने से ये उस समय की अपनी स्वयं में एक राजभाषा बन चुकी थी। क्लियर है? उस समय की ये राजभाषा बन चुकी थी। आइए अब कुछ शब्दों के माध्यम से प्राकृत भाषा पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत भाषा की दोस्तों बात करें तो प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप माना जाता है। प्राचीन आर्य भाषा का, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा आर्यों की प्राचीन भाषा का एक रूप माना जाता है।
विद्वानों का मानना है कि प्राकृत भाषा जो है आर्यों की ही एक प्राचीन भाषा रही है। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत रहा है और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन सबको समुच्चय रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो आर्यों की एक प्राचीन भाषा रही है, कौन सी? प्राकृत भाषा। मध्य युग में जितनी भाषाएं विकसित हुई है उन सबका नाम कहीं ना कहीं प्राकृत ही रहा है, प्राकृत भाषा रहा है। और उस समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे उन सबके अगर एक साथ देखा जाए तो उन सभी ग्रंथों को समुच्चय रूप से उन ग्रंथों को हम प्राकृत साहित्य के नाम से जानते हैं। विकास की दृष्टि से बात करें तो भाषा वैज्ञानिकों ने भारत में आर्य भाषा के 3 स्तर बताए थे, उनमें से प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन, है ना। तो प्राचीन स्तर की दोस्तों बात करें तो भाषा जो है वैदिक संस्कृत और संस्कृत है। प्राचीन साहित्य कौन सा है? वैदिक संस्कृत और संस्कृत, जिसका विकास कब से कब तक माना जाता है? 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। किसका? प्राचीन स्तर का। भारत में प्राचीन भाषा के स्तर का विकास का प्रथम दौर कौन सा माना जाता है? प्राचीन समय का 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। फिर आगे आते हैं मध्य युग में आते हैं तो मध्यकाल की जो भाषाएं रही है उनमें है विशेष रूप से मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, पेशाची भाषा, महाराष्ट्री और अपभ्रंशी। ठीक है ना। और इनका विकास माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का। 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का। ठीक है ना। 600 ईसा पूर्व है और ये 1000 ईस्वी है, याद रखिएगा ये ईस्वी है ना, ईस्वी है। क्लियर है। तो यहां तक का ये माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से ये प्राकृत भाषा वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होता है। तो हमने इस पूरे सेशन में क्या क्या देखा? भाषा का अर्थ समझा, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं देखी हमने, जिसमें कई प्रकार की भाषाओं पर चर्चा की थी 4 विशेष परिवारों के रूप में, और अंतिम रूप से 3 भाषाओं पर हमने थोड़े से विस्तार से भी बात की है। अगर एग्जाम में सेपरेट भाषाएं भी आपसे पूछी जाएगी तो संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा पर ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अन्यथा अन्य भाषा पर आपसे डिटेल नहीं पूछी जाएगी। इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल तीनों भाषाओं पर भी देख ली है। क्लियर है। अगला जो हमारा दोस्तों सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे दूसरी इकाई के अंतर्गत ही और लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत ही हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति पर। ठीक है ना। तो भारतीय कला एवं संस्कृति पर लेक्चर नंबर 9 आएगा सेकंड इकाई के अंतर्गत ही। और फटाफट दोस्तों इस सीरीज को भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो अच्छे से जान ले, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आप यहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से जाकर के भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर को भी हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक अवेलेबल है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, अगर सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल बनता जा रहा है और अगर आपके लिए वाकई में सटीक डेटा, सटीक कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और आपके लिए हेल्पफुल है, तो अंतिम रूप से चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगर पसंद आया है तो, है ना, अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया ना तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ लाइक जरूरी नहीं है, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, पसंद आया तो लाइक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिए। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।